वंस अगेन यूर ऑल वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। दिस इज संभव हेयर और आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने वाले हैं तैयार जेई के लिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईआईटी में प्लस मतलब मेन आई मस्ट से जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन आईआईटी जेई, तो इसीलिए इसकी तैयारी जितना अच्छे से की जाए, आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चन करे इस चैप्टर में उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे एंड कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट कीजिए चीज़ों को। आज आपको एक नए तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन कराया जाएगा। आई विल ट्राई कि आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल एक्सप्लेन and I hope that I would be able to explain the things in a very lucid and a simple manner and I wish आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है सबसे पहले कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए टू बी इंटरवल में, जैसा कि हम जानते हैं ए टू बी इंटरवल में अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम अगर किसी एक फंक्शन को डिफाइन करें, लेट मी डिफाइन अ फंक्शन जी एक्स फ्रॉम द इंटरवल ए, in the interval a to b, if I consider any x and I say that my integral of ft dt and I put a certain limit कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन में उसको देखेंगे, तो वो हो जाएगा a से लेकर के x तक, then that is known as g of x। इस टाइप के इंटीग्रल को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये तो बहुत ही आम बात हुई। इसका जनरलाइज्ड मीनिंग धीरे धीरे समझेंगे। तो इसका सबसे पहले मीनिंग क्या है, हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं। तो मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है एरिया अंडर द प्लॉट या एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व जब भी हमें निकालना है, वी हैव टू यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रोवाइडेड कि वो कोई ऐसा कर्व नहीं है जिसको आपने मतलब अपनी बेसिक मैथ्स में पढ़ा हो। बट कर्व में स्टैंडर्डाइज्ड मेथड क्या है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एरिया अंडर द कर्व्स में भी इसका एक रिकैप होगा, रिविजिट होंगी ये चीजें अलोंग विद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये वाला चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्यों क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसका एक रीजन है, इसमें आपको वैल्यूज दिखेंगी, है ना। आप इनडेफिनेट में क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं, उनको डिफरेंशिएट किया, आपके पास इंटीग्रल बनना आएगा, आपके पास फंक्शन आएगा जिसका इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो वहां पर एक ही ऑप्शन आ सकता है। पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, आपके पास वैल्यू आएगी, वैल्यू को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करके जीरो थोड़ा बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो इसी वजह से डेफिनेट इंटीग्रल एक सेक्शन में मेन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवांस में तो दोनों ही अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, बट जेई मेन के अगर मैं पर्सपेक्टिव में बात करूं तो अगर इस साल 4 बार पेपर होने वाला है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो भरमार होने वाली है। हर पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन और आप उस हिसाब से एस्टिमेट लगा लीजिए कि कितने सारे पेपर होने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से करें। इनफैक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या, किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आई वुड से कि यहाँ पर जैसे हम जी ऑफ एक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स में जो भी बात हो रही है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगी इन द रीजन ए टू एक्स। तो अगर हम इसे ग्राफिकली देखें, थोड़ा सा ग्राफ पे भी आ जाते हैं, क्योंकि ग्राफ से तो मैथमेटिक्स अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करता है। लेट्स से मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके का होता, एफ ऑफ एक्स मेरा ऐसा है इन द इंटरवल ए टू बी, तो ऑफ कोर्स इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड henceforth आई कैन से कि अगर मैं ए टू एक्स इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा हूं वेयर एक्स इज इन बिटवीन ए टू बी, then my area under the plot यानी कि area under the curve will be this and this would be represented by gx as integral a to x f of x या f of t, क्योंकि इससे हम यहाँ पर ऐसे बात करें in the x axis
तो यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स, बट हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो अगर वो सेम है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैं इस पर अभी जल्दी नहीं आना चाहता, मैं इसे आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बट एज ऑफ नाउ एरिया अंडर द प्लॉट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए टू बी, अगर ए टू बी में कोई एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट्स से इसी को ले लेते हैं, ये कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ए टू बी, देन व्हाट वुड दिस थिंग रिप्रेजेंट। तो आवर आंसर इज कि दिस थिंग वुड रिप्रेजेंट द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इन द ए टू बी। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दिस इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ एरिया। इफ दिस एरिया इज ए देन दिस आई वुड बी इक्वल टू ए। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट आई कैन से अबाउट दिस थिंग। मोर ओवर अगर हम कहें, इसने जैसे कहा, इसने कहा कि इफ एफ इज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी कि अगर मैं इसको मैनिपुलेट कर लूं तो दिस विल गिव मी एन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एज प्लस अ कांस्टेंट सी। तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, आप इसमें ये लिमिट्स की वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, विच मीन्स दैट अगर हम ए टू बी ही बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी। इसको ब्रैकेट्स में रखेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इंडेफिनेट में ही बात कर रहे होते तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये वाली चीज आनी थी, तो एफ डैश इस सेंस में भी एफ रहेगा। हालांकि वी डोंट नीड टू कंसीडर दैट इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कहीं ना कहीं वैल्यूज का इन्वॉल्वमेंट होगा। पर ये बात कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्वेश्चन में 1 to 2% कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर बार बार अगर सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल ए टू बी विच रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड द ऑर्डिनेट्स a x a x b आर ऑन द x एक्सिस। सॉरी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए ऑर्डिनेट्स की बात हुई है एंड x एंड x b ये हमारे एब्सिसा ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल इसने दे दिया कि इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर के 2 पाई साइन ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ से अगर मैं sin x का फंक्शन sin x को का ग्राफ प्लॉट करूँ, दिस इज सपोज आई वुड से दैट दिस इज -1 एंड दिस वुड बी +1। ये oops sorry for this, and यहाँ पर हमारे पास अगर +1 है, लेट्स अज्यूम दैट ये एम्पलीट्यूड इतना है, तो हम कह सकते हैं दिस इज माई पाई, दिस इज माई 2 पाई एंड दिस इज अ 0। तो एरिया का मीनिंग क्या है? एरिया का मीनिंग इज दिस थिंग। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, एंड बिलो द एक्स एक्सिस यही वाली चीज सिमेट्रिकली रखी गई है एंड इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, बाय द स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर हम देखें, ठीक है, इसको ही अगर हम देखें, हमें पता है कि इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन ऑफ एक्स क्या होगा। अगर मुझसे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स पूछा होता तो मुझे याद होता कि वो माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा लिमिट पुट करूँगा। अच्छा हाँ, लिमिट पुट की तो माइनस कॉस 2 पाई प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस 2 पाई प्लस सी आ गया यहाँ पर, और माइनस ये ब्रैकेट्स में रखो आप ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस कॉस 0 प्लस सी आ जाएगा, माइनस सी कैंसिल हो गया, कॉस 2 पाई होता है 1 और -1, और यहाँ पर कॉस 0 1 होता है। अच्छा, कॉस 0 1 होता है तो माइनस ऑफ यहाँ पर 1 हो गया और ये वैल्यू -2 आ गया। ऐसा कैसे हो गया? -2 कहाँ से आ गया भाई? तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की होगी, तो मैं उसे गड़बड़, अच्छा यहाँ पर माइनस कॉस 0 है तो सॉरी फॉर दैट, ये 0 आएगा और ये हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास एरिया सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ वाला एरिया और यहाँ वाला एरिया एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। सिंस ये दोनों एरियाज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं,
हालांकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट हम एरिया अंडर द एक्सिस को कन्वेंशनली नेगेटिव मान लेते हैं, इसीलिए एरिया बिकम्स अ नेगेटिव हेयर, और इसीलिए वो इस वाले पॉजिटिव के इफेक्ट को नलिफाई कर देता है, एंड 0 से 2 पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स बिकम्स 0। तो आई डोंट थिंक दैट इसमें आपको कोई वैसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, ठीक है, वो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइज? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, अगर ये वाला एरिया, अगर ये वाला 0 आ गया, मतलब अगर कहीं ना कहीं एरिया अंडर द कर्व इज 0 इन एन इंटरवल, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो पहली पॉसिबिलिटी, तो सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी जो सारे बता देंगे कि भाई फंक्शन का ही वैल्यू 0 हो। तो इफ फंक्शनल वैल्यू इज 0, इफ f of x is 0, that is a of course that is a case and that is a trivial case। बट अगर हम किसी और सेंस में बात करें तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रूट आ गया हो, तभी तो एक यहाँ पर कहीं ना कहीं रूट आया होगा, तभी तो माई पॉजिटिव एरिया इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द नेगेटिव एरिया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हो सकता है रूट आया होगा, या ऐसा हो सकता है कि दो रूट आए हों, यानी कि कहीं ना कहीं आई कैन जस्ट इमेजिन 2 रूट्स इन अ पर्टिकुलर सेंस लाइक दिस। ओके, सो ऐसा कर लो और इसको ऐसा कर लो, ठीक है। ये लेट से मेरा यहाँ से चला मेरा लेट से 0 और यहाँ पे लेट से 3 हो गया। ये वाला जो एरिया है प्लस ये वाला जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर होगा, तब भी हमारे पास इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का 0 से 3 के बीच में। f ऑफ x अगर हम ये फंक्शन ले रहे हैं तो इसी तरीके से हमारे पास इसमें कितने रूट है, तो आई कैन लोकेट द रूट्स एज 1 2, सो आई गेट 2 रूट्स। ऑफ कोर्स ये भी एक रूट है, तो आपके वैसे इसको आप एज अ एरिया में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसका हम थोड़ा सा डिस्कशन ना ही करें। तो आई एम सेइंग दैट इन द इंटरवल a टू b, ओपन इंटरवल a टू b, देयर आर 2 रूट्स प्रेजेंट, एंड हेंस डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी भी कर्व का एरिया अंडर द कर्व इन अ पर्टिकुलर इंटरवल 0 है, तो उसमें वी कैन एक्सपेक्ट अ रूट टू कम। सो देयर इज एटलीस्ट 1 रूट लाइंग बिन a टू b, प्रोवाइडेड दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ऑफ कोर्स फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कोई अगर फंक्शन होगा जिसका ऐसा कुछ वैल्यू हो तो वो भी तो कहीं ना कहीं एरिया 0 दे देगा। पर ये ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इन दैट सेंस ये हॉलो है ना, तो काइंडली नोट, ऐसा नहीं है कि फंक्शन ही नहीं रहा है ये, तो वैसे ही मतलब कुछ भी कर सकते हैं, पर ठीक है, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा इसको देख लो, ये हमने डिस्कस किया थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका फंडामेंटल मीनिंग क्या है। अब हम इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं जो कि रियली कई लोगों को बहुत तंग करती हैं, बट एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल हैं और इसका आपको एंटायरली लॉजिक बताया जाएगा। तो अब से बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर के आईटीजे एडवांस के टॉप लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा, तो पूरा एरिया कवर होगा, तो आप ध्यान से देखना और समझना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर का। ये सेकंड पार्ट बनता है, पहला पार्ट बेसिक्स का होता है और ये सेकंड पार्ट की तरह आई ट्रीट इट एज अ सेकंड पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई होप दैट यू गाइज वुड एंजॉय इट, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t dt। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर x वेरिएबल हो या यहाँ पर t वेरिएबल हो, ठीक है, आपका वैल्यू इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी फैक्ट, दिस वोंट डिपेंड एट ऑल, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट दैट अगर हम इसे विदाउट इसके एनालिसिस से वी कैन अंडरस्टैंड कि यार अगर हम पहले वाले को देखें, लेट्स से मैं fx की इंटीग्रल कर रहा हूँ तो कैपिटल fx बनेगा, पर मैं लिमिट भी डालूंगा a से b, तो वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a बनेगा।
राइट। और अगर मैं इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी इवेल्युएट करूँ ए टू बी में, तो वो बनेगा एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी और लिमिट फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर ये अगेन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही बनेगा। तो इसीलिए आई कैन से कि इंटीग्रल का वैल्यू तो सेम ही है, तो इसका कोई वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं नजर आ रहा है, तो हेंस वेरिएबल का कोई एक्चुअल में इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा होगा। तो हेंस बिकॉज इट इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी, तो इस पे दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड एट ऑल ऑन एक्स। ठीक है। दूसरा एक और कन्वेंशन कि हम अगर ए टू बी इंटरवल की बात कर रहे हैं और मेरा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम आगे अगले सेक्शंस में अगली प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे, बट ये ऐसे फंडामेंटल्स की तरह समझें। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए आ गया, यहाँ पर हमारे पास b आ गया, अगर हम a टू b जा रहे हैं, आई एम कंसीडरिंग लेट्स से अ पॉजिटिव एरिया, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में आ रहा होता, ठीक है, अगर ये वाले इंटीग्रल अगर यहाँ पर हम इस केस को देखें तो यहाँ से हमारा a है, ये b है, अगर मैं a टू b जा रहा हूँ इसके, अच्छा यहाँ पर ये वाला एरिया नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम a से b जा रहे हैं तो b से a सॉरी ये वाला एरिया अगर नेगेटिव है तो b से a जाते हुए इसी एरिया को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो अगर हम उल्टी सेंस में चल रहे हैं तो वो नेगेटिव के साइन है, बट सिंस क्योंकि एरिया अंडर द कर्व वुड ऑटोमेटिकली डिपेंड कि यहाँ पर साइन नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों हो रहा है। बेसिकली हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ जाए डेफिनेट इंटीग्रल का। कन्वेंशनली देखो, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है दैट वुड बी लेट्स से दिस इज आई, तो इंटीग्रल ए टू बी सॉरी बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वुड बी कंसिडर्ड माइनस एक्स, दैट इज द एंटायर कन्वेंशन। अब इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे? इन दोनों को इसी तरीके से रिलेट किया जा सकता है, तो बस वही करने की कोशिश की गई है कि इन्हें हम रिलेट कर दें। दिस इज अ फेयरली सिंपल प्रॉपर्टी, आई डोंट फाइंड एनी पॉइंट डिस्कसिंग मोर ऑन दिस, आई वुड डिस्कस सम बेटर कॉन्सेप्ट्स एंड आई वुड कंटिन्यू विद दिस, सो आई थिंक आई मस्ट कंटिन्यू विद दिस। सो अगर हम इसी पार्ट की बात करें, ठीक है, सो अगर हम इसी पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जस्ट अ मिनट, ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, यार क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैन बिकम ब्लैबरिंग एट टाइम्स यू नो। ओह एनीवेज ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये A से B जा रहा है एंड यहाँ पर हमारे पास कहीं C पॉइंट आ जाए which is lying between A to B, then I can simply say that this entire area can be divided in two parts and A1 and A2. So accordingly A is equal to A1 plus A2 and henceforth I can say that integral A to B f of x can be distributed as integral A to C f of x plus integral C to B f of x. This is another thing that you guys must keep in mind. Okay. अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर आई वुड ट्राई टू गेन सम मोर थिंग्स एंड आई होप आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो इसको देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को मीनिंगफुल बनाएंगे आज आप लोगों के लिए। तो इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फंक्शंस रिविजिट कराना चाहूँगा बिफोर मूविंग टू दिस प्रॉपर्टी। मैं आपको एक अलग सा चीज़ बताना चाहूँगा। हमने एक बात डिस्कस की थी जब हमने फंक्शन पढ़ा था, तो हमने कहा था एफ ऑफ एक्स को हम जब हम उसमें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को स्प्लिट करते हैं, अलग अलग निकालते हैं, तो दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। हम एफ ऑफ माइनस एक्स की हेल्प लेते हैं, हम उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें हम एफ ऑफ एक्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सिंस हम एफ ऑफ एक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी की हेल्प लूँगा आज मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए। तो आप ध्यान से देखना बस, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ
x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। ये हमने अगर देखा है, ऑफ कोर्स इंटीग्रल में हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी स्टार्टेड दिस इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी हम थोड़ा सा और बचे हैं। अब ये वाला पार्ट कौन सा होता था, आई होप आप लोगों ने अभी तक रिकॉल तो कर लिया होगा कि ये इवन फंक्शन होता था और ये हमारा ऑड फंक्शन होता था, ठीक है। अच्छा, इवन फंक्शन की बात आई तो हमने क्या कहा, इवन फंक्शन तो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होने का मतलब है कि अगर कहीं ना कहीं मेरा एरिया, अगर मेरा जस्ट सेकेंड, हाँ, अगर मेरा यहाँ कहीं ऐसा एरिया आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, हाँ, ये ऐसा कुछ अगर ग्राफ आ रहा होता, अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है, और तो इस साइड कैसा ग्राफ आएगा, इस साइड भी वैसा ग्राफ आएगा। इसका मतलब जो एरिया इधर से A to B होगा या 0 to A होगा, वही एरिया माइनस A से 0 के बीच में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं माइनस A से A फॉर एन इवन फंक्शन ऐसा लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ 0 से A, क्योंकि यही वाला एरिया तो इधर ऐड हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूं। तो इसी को आई कैन राइट एज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to A f of x प्लस f of माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब थोड़ा सा चलो इवन फंक्शन रिकॉल किया, व्हाई नॉट वी डिस्कस ऑड फंक्शन एज वेल। ऑड फंक्शन में भी हम ये जानते हैं कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज ओरिजिन। तो अगर मेरा ग्राफ इस साइड ऊपर की तरफ ऐसे है तो नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर लेट्स से दिस इज माय माइनस ए एंड लेट्स से दिस इज माय ए, तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, दिस इज माय पॉजिटिव एरिया एंड दिस इज माय नेगेटिव एरिया। तो गाइज इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स। आपको दिख रहा है ना कि ये वाला और सिमेट्रिक भी है, तो इसका एरिया और इसका एरिया नलिफाई हो जाएगा। ऑड फंक्शन में ये वाला एरिया 0 होगा, और ये वाला फंक्शन भी कैसा है, ये भी एक ऑड फंक्शन है, तो इसीलिए ये वाला वैल्यू विल बिकम 0। हेंसफोर्थ अगर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को बना रहा हूँ, एंड दैट दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको इसका लॉजिक दिख रहा होगा 0 से हाउ कैन आई राइट माइनस A to A एज दिस थिंग, है ना। लोग क्रैम कर लेते हैं, मैंने भी अपने टाइम में शुरू में क्रैम कर लिया था, बट जिस दिन मुझे ये समझ आ गया था, आई फेल्ट इट रियली वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। आप इसी तरह देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इवन फंक्शन है तो यहाँ से ही हम इसी से डिड्यूस कर सकते हैं कि इवन फंक्शन है तो ये अगेन ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वैल्यू विल बी नलिफाइड, इट विल बी 0 ओनली। सो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी मैं थोड़ा सा स्पेस लेना पसंद करूंगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास है A to B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं इन द पास्ट। जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए x को हम a प्लस बी माइनस टी रखेंगे गाइस, ठीक है। क्यों, हम कहीं ना कहीं सम ऑफ लिमिट्स से थोड़ा सा फील करते हैं इस चीज़ को, है ना। तो इसको जस्ट एज अ रफ सा प्रूफ, आई वुड नॉट कॉल इट अ प्रूफ, बट इंस्टेड इट कुड बी कॉल्ड एज अ शो काइंड ऑफ थिंग। तो एनीवेज dx को हम माइनस dt कह सकते हैं क्या, आंसर इज क्यों नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर f ऑफ हम a प्लस बी माइनस टी लिखेंगे और यहाँ पर माइनस डी टी लिखेंगे। फिलहाल हम इतना ही करेंगे, अभी हम लिमिट चेंज करते हैं। तो अब देखो x की वैल्यू a थी, जब x की वैल्यू a थी तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से हम t भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो t आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। तो x जब a है तो t आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए, दैट इज b।
a, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे b लिख देते हैं, और सिमिलरली जब x b की तरफ जाएगा तो t वुड बी a प्लस b माइनस b, दैट इज a। तो इसका मतलब ये अब a की तरफ चला गया, तो माई इंटीग्रेशन इज मेयर रिड्यूस्ड टू b टू a f ऑफ a प्लस b माइनस t dt। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज, शुरू वाली प्रॉपर्टीज के हिसाब से आई कैन से कि ये लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस टी डी टी, एंड ऑफ कोर्स t को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। तो इसीलिए हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। और जब हम 0 से a में लगा रहे हैं तो हम b की जगह a को लिख देंगे और a की जगह 0 लिख देंगे, वील गेट दिस रिजल्ट। दिस इज नथिंग स्पेशल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी भी हम थोड़ा सा समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टीज वैसे तो याद होनी चाहिए, बट मैं आपको लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि जनरली जिस चीज़ का हमें लॉजिक पता होता है हम उसे याद करने में हिचकिचाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वी हैव एन ऑपरेंड विद अस। ठीक है, एनीवेज अगर हम 0 से, अगर हम देखो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लिखने में तो कोई किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर हर्ज है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, और मैथमेटिक्स तो वैसे ही प्रैक्टिस का है। अब हम t को क्या लिख सकते हैं? t को वी कैन राइट एज 2a माइनस एक्स। ठीक है, या x को हम एज ए 2a माइनस टी लिख लो, तो dx यार इसको ऐसे ही कर लो ताकि आई डोंट विश एनी वन वुड हैव अ मेयर कन्फ्यूजन ओवर दिस। तो ये 2a माइनस एक्स को आई कैन राइट एज t, या x को मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस टी। एनीथिंग वुड वर्क ऑफ कोर्स, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये दोनों, ये एक्चुअली सेम ही इम्प्लीकेशन है। आई डोंट थिंक व्हाई आई एम थिंकिंग मोर ओवर दिस, आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 से a f ऑफ x, ये तो सेट है भाई, इसको सेट करना है, इसको सेटिंग करनी है इसकी, तो यहाँ पर अभी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो 2a माइनस एक्स आ जाएगा a, और 2a माइनस 2a आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा f ऑफ 2a माइनस t, एंड dx की जगह what we can write, dx की जगह ऑफ कोर्स हम माइनस dt लिख सकते हैं, तो dx की जगह हम माइनस dt लिख लेंगे गाइस, और ये बन जाएगा 0 से a f ऑफ x माइनस a से 0 f ऑफ 2a माइनस t को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूँ यार। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx. This is another property that we can use over here. And of course अगर ये हम जैसे चेक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको इम्प्लाई कर सकते हैं, आप इतना तो मतलब आई होप कर ही सकते हैं। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज याद रखनी है, तब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत ही सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज अलोंग विद डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हम उनको भी अब समझने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शंस की, तो मैं एक पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज माय पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, दिस इज t एंड दिस इज 2t, एंड ये ऐसे हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज 3t एंड सो ऑन, दिस ग्राफ वुड कंटिन्यू ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं इसी के थ्रू। सबसे पहले इसने कहा कि 0 से लेकर के nt, तो हम पहले तो 0 से लेकर के t, लेट्स से इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t हमने कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल के एरिया से, अच्छा ऑफ कोर्स इसका टाइम पीरियड, ये वाली हमारी टाइम पीरियड कैलकुलेशन में हेल्प करता है, तो इसका ध्यान रखें। तो हमारा यहाँ तक है t टाइम। ठीक है, ये कई लोग बोलेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला टाइम पीरियड में काउंट नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो काउंटेड इन टाइम पीरियड। तो ये तो ऑफ कोर्स फंक्शन है। तो अगर हम इसको 0 से, लेट्स से दैट दिस ग्राफ इज f ऑफ x, तो 0 से t आई कैन एज्यूम इट टू बी i। ठीक है, तो अब ऐसी कितनी सारी, अच्छा 0 से nt के बीच में, 0 से nt f ऑफ x, इस वाले रीजन में कितने एरियाज आ जाएंगे?
देखो टी में, देखो बहुत ही सिंपल है, दिस इज रियली मतलब दुकानदारी। टी में 1 ट्राइंगल आ रही है, तो एन टी में कितनी आएंगी, एन आएंगी ना, तो ये आ जाएगा एन टाइम्स 0 से लेकर के टी एफ ऑफ एक्स। दिस इज नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। अगला देख लो, अच्छा x से t प्लस एक्स, अच्छा कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने लेट से x कंसीडर किया, और मैं इसमें अब कहीं ना कहीं t और जोड़ दूं, तो मैं कहीं ना कहीं सेम ही उसमें आ जाऊंगा, या मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। इसने पहले ही कह दिया आपका, अगर हम यहाँ पर x प्लस टी होगा, ठीक है, तो मैं इसी ट्राइंगल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल और ये छोटा वाला, ये मेरा एरिया अंडर तक, ये मेरा वैल्यू होगा x से लेकर के x प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का यही होगा। अच्छा ये वाली चीज किसके बराबर है, ये छोटा सा ट्रेपेजियम और ये एक छोटी सी ट्राइंगल, इनको जोड़कर क्या बनता है मेरा 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही तो बनता है। तो इसी को बनाया है इधर भी, और इसी की हेल्प लेकर आई एम एबल टू justify that this is independent of x and hence it is also equal to 0 to t f of t dt। सिमिलर सेंस में इसने एक और बात की कि हमने अगर बीच जैसे से कहीं से उठा लिया, ठीक है, मतलब व्हाट ही मीन्स टू से इज हमारे पास यहाँ कहीं पे हमारा ग्राफ चला था, यहाँ एन टी आया, ठीक है, मतलब मैं बहुत आगे का ग्राफ बनाया पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ एन टी आया होगा तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा, और यहाँ पर हमारे पास n+1t होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको दिक्कत ना कर रहा हो इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर nt प्लस a को लें और यहाँ कहीं हम nt प्लस b को लें, तो अब इंटीग्रल ऑफ nt प्लस a टू nt प्लस b इज दिस ट्रेपेजियम का एरिया which is actually equal to, यहाँ कहीं अगर a हो और यहाँ कहीं अगर b हो, and integral of this much area, so this would again will give me the same result। and of course क्योंकि fx periodic है तो x को we can replace by x plus nt, तो limit भी automatically हो जाती है। तो you can visualize everything using graph, there is nothing complicated over this। और ये वाला आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ma to na, तो आप डिफरेंस से देख सकते हैं, आप एनटी वाले लॉजिक से ही देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं लेट से टी से स्टार्ट किया और 3t पे ख़त्म किया, तो मेरा एरिया दुगना बार आया, दैट इज 3 - 1। तो आप उसी सेंस में देखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस देखना है कि कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, किसी पीरियोडिसिटी कितनी है, उसके हिसाब से यू हैव टू चेक दिस नंबर ऑफ साइकिल्स दैट आर कंप्लीटेड इन दिस सेक्शन। अगला आता है, ये एक अजीब सा टॉपिक है, मतलब ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम कुछ कहना नहीं चाहते इस पर वॉलीज थ्योरम ऐसा है कि ये कभी कभी हेल्प कर सकता है, बहुत हेल्प कर सकता है, खासकर जबकि आपके पास 0 से लेकर के π/2 में इसे स्किप नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर mx, कॉस की पावर nx dx आ जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन की पावर nx, साइन की पावर mx है, कॉस की पावर nx है। तो ये वाला जो टॉपिक है 0 से π/2 के इंटीग्रल्स को सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस फॉर्मूले को वैसे तो कई लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, मैं भी वैसे उतना फ़ैन नहीं हूँ इसका, बट इसको ये वाली चीज़ें, जैसे ये वाली चीज़ें होती हैं, इसको वी कैन सॉल्व बाय 1 - cos 2x/2, है ना, हम इसको ऐसे यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है, वी हैव अ लॉजिक। बट अगर हमारे पास 0 से π/2 साइन की पावर 8x आ जाए तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उस सेंस में ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल भी लगता है कई बार, या आपको 0 से π/2 साइन की पावर 3x कॉस की पावर 2x को कैलकुलेट करना है, तो उसमें भी ये हेल्प कर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका क्योंकि बुक्स में लिख दिया होता है, तो वैसे आपको NCERT टेक्स्ट में कहीं नहीं मिलेगा, पर अगर सिंस किसी अच्छी मतलब रेफर्ड या प्रेफर्ड बुक्स जो IIT JEE एडवांस के लिए होती हैं उनमें लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी उतना ही रोल इम्पोर्टेंट वाला प्ले करती है।
तो ये हमारे पास वॉलीज थ्योरम है, आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस ये है, आप न्यूमरेटर में देखेंगे पावर्स 1 1 से कम हो रही हैं और हमें यहाँ पर 0 नहीं होने देना है, पावर को 1 पे कोई दिक्कत नहीं है ना। और डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग अ सम, वी आर हैविंग अ सम -2 -4 एंड सो ऑन अप टू 1 और 2 वट एवर बी द केस। एंड ऑफ कोर्स अगर m और n इवन है, दोनों इवन है तो π/2 लगेगा, और m इवन n ऑड n इवन m ऑड और दोनों ऑड में 1 लगेगा। तो इसका k का मल्टीप्लिकेशन भूल मत जाना, ये अलग से लिखा है, मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर देता हूँ ताकि यू डोंट फाइंड अ मेस आउट देयर व्हेन यू रिवाइज दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, दैट इज द लेबनीज रूल, है ना, न्यूटन लेबनीज रूल, या स्पेलिंग न्यूटन लेबनीज रूल। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास किन्हीं भी फंक्शंस g ऑफ x और h ऑफ x f ऑफ t dt है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इफ वी आर सपोज टू डिफरेंशिएट सच अ स्टफ, तो आपको देखो, अगर आपको जनरली अगर यहाँ पर 0 से लेकर के x² समथिंग समथिंग फंक्शन में दिया हो तो कई बार लेबनीज रूल लगाया जाता है ना, तो बिना देखे भी लग जाता है वैसे तो। और जेन्युइन सी बात भी है कि आपको ऐसे इंटीग्रल सॉल्व करने को जनरली नहीं मिलते हैं, और इसी सेक्शन में आपको कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव वगैरह पूछा गया होता है। तो आपको जब एक ही सेक्शन में कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसी को ट्राई करने की आपकी अप्रोच रहती है। वैसे वो गलत है पर स्टिल क्या कह सकते हैं इस बारे में, हर एक के अपने विचार हैं। तो यहाँ पर f ऑफ h ऑफ x करेंगे इंटू h डैश ऑफ x। ठीक है, देखो आपने इसको हायर लिमिट को पुट किया और आपने हायर लिमिट का डेरिवेटिव लिया, सब्ट्रैक्ट किया नेगेटिव, और यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल का फॉर्म ले लेता है। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव, यानी कि प्रिमिटिव यानी कि इंटीग्रल। ठीक है, एंड पर्टिकुलर एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रल है जिसमें आपके पास फंक्शन दिया गया होगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर पॉइंट दैट इज टू बी कंसीडर्ड। अगला है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो ये एक स्पेशल सा टॉपिक अगेन बन जाता है क्योंकि इसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। वैसे तो बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग नथिंग। आप जैसे कोई आर्बिट्रेरी एरिया, या मैं इसे थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये हमारा f ऑफ x है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास ऐसा दिया गया है और यहाँ पर हमें a से लेकर के b में कैलकुलेट करना है, तो वी आर जस्ट डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट एडिंग एक h, a प्लस h, है ना, a से स्टार्ट किए, फिर ये वाला जो वैल्यू है ये a प्लस h हो जाएगा। तो इसी के करस्पॉन्डिंग h हाइट तक बहुत ही, अगर h बहुत छोटा है, यहाँ पर इसने n टेंड टू इन्फिनिटी तो कहा है, बट साथ साथ h टेंडिंग टू 0 भी आएगा। ठीक है, तो जब ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है तो यहाँ पर हमारे पास हमने बहुत छोटी छोटी इंटरवल्स पे, है ना, हमने स्ट्रिप्स काटी। जैसे ही हम इसमें स्ट्रिप्स काट रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिप काटी, ये तो बहुत बड़ी हैं, वो बहुत छोटी होंगी, और क्योंकि वो बहुत छोटी होंगी हम इतनी सारी स्ट्रिप्स का इक्विवेलेंट एरिया निकाल सकते हैं। देखो एरिया ये देखो h क्या है, h तो हर एक विड्थ है ना, विड्थ इनटू हाइट, दैट इज द फंडामेंटल यूज ऑफ एरिया ओवर हियर। तो यहाँ पर हमने विड्थ इनटू हाइट किया हर एक के साथ, और हमने इतनी सारी स्ट्रिप्स काट दी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स काट दी, जो हमारे पास ये एरिया बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इसी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये एक इवैल्यूएशन का तरीका है। और अगर हम h टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसकी बात करें तो इसको हमने एज अ सम फॉर्म में कहा, n 0 टू n-1, तो इसको एज एन इंटीग्रल लिखा जाता है। तो अगर आपको एज अ किसी भी चीज़ को, अगर आपको जेई के हिसाब से, मैं आपको पर्टिकुलरली एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ ले जा रहा हूँ, NH1 है, तो अगर n टेंड टू इन्फिनिटी है तो h को ताकि ये फाइनाइट हो जाए तो h को कहीं ना कहीं 0 की तरफ टेंड करना चाहेगा। ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसने जैसे यहाँ पर बात की इस टाइप के एरिया को, देखो सबसे पहली बात
n इन्फिनिटी है तो हम n-1 या n को अटैच नहीं कर सकते, बट वी कैन सिंपली से कि अगर इस टाइप का कहीं ना कहीं फॉर्मेट मिल जाए तो यू कैन राइट इट सिंपली एज इंटीग्रल 0 to 1 f of x। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, आपको बस वही अप्लाई करना है। आपके पास जैसे कोई भी सीरीज दी है, ठीक है ना, मतलब आपके पास यहाँ पर सीरीज दी गई है, आपको उसका इंटीग्रल या उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, लिमिट ऑफ सम या सम फाइंड करना है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, अगर ऐसा कुछ आ जाए n r इक्वल टू 1 to लेट्स से 3 के आ जाए 3n-5 आ जाए लेट्स से, है ना। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, f ऑफ r/n, देखो r वेरी कर रहा है ना, r वेरी कर रहा है, तो इसका वैल्यू 1/n यू हैव टू रिप्लेस बाय dx। ठीक है, बिकॉज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/n वुड टेंड टू 0, dx इज ऑल्सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, एंड सिमिलर सेंस में आप r की जगह r/n यू कैन रिप्लेस बाय x। ठीक है, r/n यू कैन रिप्लेस बाय x, तो f ऑफ x बन गया। और अब सम लिमिट ये सब आप हटा दो, जस्ट थिंक ओवर इंटीग्रल। तो इंटीग्रल आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक काइंड ऑफ स्टफ है ये। r इक्वल टू 1 है तो r/n कितना हो जाएगा, r/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं x तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि r 1 से स्टार्ट हो रहा है तो r/n 0 से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली r अगर 3n+5 तक गया तो r/n कहाँ तक गया, 3n+-5n, चलो -5 कर दो यार। ठीक है, तो अब आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं और इसकी लिमिट आ जाती है 3, तो आप इसे 3 लिखें। तो इसको भी लोग रट लेते हैं कि n है, ये है ना, मेरे जैसे ही, मतलब आपको अभी ट्रिक के हिसाब से बता दिया, आपको लॉजिक भी बता दिया सामने के सामने। ठीक है, ऐसा धोखा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आखिरी टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल। इस पे बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि इस पे पहले तो एडवांस में ही सवाल आते थे, पर कुछ समय पहले इनफैक्ट मेरी शिफ्ट में मेन में भी सवाल आ गया था, जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया था अपने जनवरी में। तो उसमें मुझे एक सवाल दिख गया एंड मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन से अपना अलग ही था थोड़ा, तो इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। तो मुझे बाद में पेपर के बाद ध्यान आया कि यार ऐसा कुछ भी तो था, तो इसीलिए फिर इसको भी हम इंक्लूड करने लग गए। इसी वजह से कई जगह अगेन ये छोड़ दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी बुक के टेक्स्ट में आपको अंदर कहीं मिल जाएगा ये, पर वैसे ये एज सच एनसीईआरटी बहुत ही हाईलाइट करके आपको दिखाएगा नहीं। सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी पर आपको दिखेंगी नहीं, बस ये दिक्कत होती है, और इसी वजह से ये थोड़ा सा अंडररेटेड रह जाती है कई बार चीज़ें। ठीक है, तो जैसे क्योंकि हमें आदत नहीं होती ना अच्छी बुक्स पढ़ने की, हम बुक्स मतलब वैसे नहीं, अच्छी बुक्स तो सारी बुक्स अच्छी हैं, पर एनसीईआरटी एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अपने में, और आपको इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए इस बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। बट अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, अभी अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आई कैन सिंपली से कि एफ ऑफ एक्स, अगर हम एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रल की बात करें तो हम पहले उसका नेचर समझ लेते हैं फंक्शन का। तो फंक्शन का नेचर समझो, देखो बेस्ट सिनेरियो में क्या होगा, फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए, है ना, या इन दोनों में से कुछ भी ना हो, है ना, या नन होगा तीसरे, मतलब यही केस हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन ऐसा दिया गया है, ठीक है, ये हालांकि ऐसा सिनेरियो है, क्योंकि हमें एस्टिमेट लगाना है, एस्टिमेट तो गलत भी हो सकता है, मतलब यू कैन फाइंड एन एरर इन एस्टिमेटिंग एज वेल। ठीक है, तो इसीलिए वैसे तो वी ट्राई टू गेट टू द बेस्ट पॉसिबल, इसीलिए हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के हिसाब से बात करते हैं। इवन वी एस्टिमेट फंक्शंस यूजिंग सैंडविच थ्योरम एंड ऑल। तो इसीलिए द थिंग इज कि हमें अगर इंटीग्रल फाइंड करना है तो वी हैव टू जज आवरसेल्व्स कि यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट एक्यूरेट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, विच इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक कि रिजल्ट एक्यूरेट तो होगा नहीं, तो आपका आंसर आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट लॉजिक सिंपल है,
अगर हम ए से बी में बात कर रहे हैं तो ए से बी, अगर मैं इसी एरिया की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वाइट वाले पोर्शन की बात करूं तो वाइट वाला जो पोर्शन है वो येलो वाले टोटल पोर्शन से कम है। ठीक है, मैं इसे वापस थोड़ा सा, अगर मैं आपको ग्राफ ही दिखा दूं पहले एक बार, ग्राफ यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, ग्रीन वाला इज माय ग्राफ, ठीक है, दिस इज माय ग्राफ, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अगर मेरे पास ये वाली चीज़ ऐसे आ जाए, ओके, एंड अगर मुझे इसका एक मैक्सिमम वैल्यू पता है और मुझे एक इसका मिनिमम पता है, तो मिनिमम से आई कैन एस्टिमेट कि ये छोटा वाला एरिया होगा, ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए मिनिमम, ठीक है, तो ए मिनिमम से तो छोटा ही बड़ा ही होगा एरिया। एरिया ऑफ एरिया क्या है, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स ले लो इसे, ठीक है, और ये ए मैक्सिमम से छोटा ही होगा, ठीक है। तो बस इसी को यूज़ किया गया था, उसी को, उस क्वेश्चन में भी इसी को यूज़ किया गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं 8 जैन सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, उसमें इंटीग्रल का क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अच्छा, एरिया मिनिमम क्या है ये देखो, लेट्स से दिस मिनिमम वैल्यू इज m, तो दिस इज जस्ट नथिंग बट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, तो m टाइम्स ऑफ b माइनस a आ जाएगा ये, ठीक है, इज लेस देन इंटीग्रल a टू b f ऑफ x, और यहाँ पर भी मैक्सिमम में लेंथ तो सेम ही रहेगी और हाइट चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस a इंटू m। इस तरीके से ये वाली चीज़ आती है, ठीक है। ऑफ कोर्स कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा भाई, ठीक है। कंटिन्यूटी इज मस्ट इन दैट वेरी केस, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा मैं, लेट्स से इसको हम g ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स में ही रख लें, ठीक है। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये ऐसे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा, लेट्स से दिस इज g ऑफ एक्स and let's say this is h of x and let's say this is f of x which integral I wish to calculate, let's say this is my a and this is my b, तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो इन एनी सेंस ये वाला एरिया इससे ज़्यादा ही होगा, सॉरी ये वाला एरिया इससे कम ही होगा और ये वाला एरिया इससे ज़्यादा ही होगा, तो ऑफ कोर्स इनके इंटीग्रल भी फर्दर ए टू बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दिस इज़ नथिंग बट सिंपल मैथ, नथिंग मोर देन दैट, है ना। एंड इसमें जैसे यहाँ पर बात की गई है, इसने जस्ट एक डिक्रीजिंग सेंस की बात की, मैंने आपको पूरा सेंस बता दिया इसका। और एक और बात इसने जो कही कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव ही है हमेशा, अगर हमेशा पॉजिटिव है तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। पर कहीं ना कहीं एफ ऑफ एक्स अगर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए आपका एरिया घटेगा ही नहीं। जब एरिया घटेगा ही नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्राफ ऐसा है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऑफ कोर्स ऊपर से ही जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। और यहाँ पर अगर हमारा कंसर्न ये ए है और ये बी है, ये भी बी है, तो ये वाला एरिया माइनस में जाएगा और ये वाला एरिया प्लस में जाएगा ड्यू टू कन्वेंशन, और इसीलिए हमारे पास ओवरऑल एरिया यहाँ पर जो भी आए, ठीक है, उसका हम मॉड लेंगे तो वो वाला एरिया इस हमेशा, देखो ऐड में ऐड करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा ही, पर ऐड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू घट जाएगा थोड़ा सा, तो बस वही लॉजिक है, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक, ओके। सो इसी के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया गाइस, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। अब तो सभी 4-4 बार मेंस देने वाले हो, तो गुड लक एवरीवन, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो और एंजॉय करो अपने वर्क को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।